बच्चों पीछे क्लास में हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े थे, जिसको हम लोग अभ्यास करके देखेंगे कि हमें कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। लिखा है कि आग का पर्यायवाची शब्द है। क्या लिखा हुआ है? आग का पर्यायवाची शब्द है। मतलब यह क्लियर हो रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए आप लोग कि ऑप्शन ए में है अनिल, होगा? नहीं। तो बताइए कि अनिल का क्या होगा? वायु। वायु यानी कि हवा होगा। ऑप्शन सी में है अवनी, अवनी। बताइए अवनी का क्या होगा? ठीक है, तो अवनी मतलब जो होता है वो आपको धरती हो जाएगा। अवनी मतलब क्या होगा? धरती। ठीक है, इसका है अचल, तो अचल का मतलब होता है पर्वत। देखिए पर्वत चलेगा? नहीं चलेगा ना, तो इसीलिए देखिए अ मतलब क्या होता है? नहीं। और चल मतलब चलना, तो इसलिए अचल, जो नहीं चलेगा तो कौन नहीं चलेगा? पर्वत नहीं चलेगा। ठीक है, तो बताइए कि आग का पर्यायवाची, अब ऑप्शन बी बच गया, तो ऑप्शन बी में है अनल। अनल होगा कि नहीं होगा? होगा, जो कि आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। तो बताइए कि आग का पर्यायवाची क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची क्या होगा? अवनी का क्या होगा? अवनी का धरती होगा। अचल का क्या होगा? पर्वत होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हम आपको बताए थे कि जो जिस शब्द के अंत में आए वो सब किसका पर्यायवाची होगा? कमल का होगा। खुल के बोलिए, जोर से बोलिए, फटाफट बोलते रहिए। ठीक है, और थोड़ा नजदीक आ जाइए। कमल का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलज। ठीक है, अगर पंक लिखा हुआ है, पंक मतलब होता है कीचड़, लेकिन अगर यहाँ पर पंकज रहता, जो भी रहता, तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाता। सलील मतलब होता है आपको नीर होता है, यानी कि पानी होता है। जलद मतलब होता है आपको मेघ, यानी कि बादल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताइए कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज होगा। क्या होगा? पंकज, कमल का होगा। नीरज, ठीक है ना। सरोज, कमल का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है कि बादल का पर्यायवाची क्या होगा? किसका पर्यायवाची है? बादल का। तो बताइए कि बादल का पर्यायवाची आप लोग क्या क्या जानते हैं? बादल का पर्यायवाची क्या सब जानते हैं बताइए? बादल का पर्यायवाची जैसे मेघ जानते होंगे आप, है ना। जलधर जानते होंगे आप लोग, क्योंकि जल उसके पास धरा हुआ है ना। ठीक है, और बताइए? नीरद भी जानते होंगे। और बताइए? देखिए घन भी होता है, मेघ भी होता है, नीरद भी होता है, अम्बुद और जलधर भी होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अब जरा इधर चलिएगा आप लोग। तो बादल का पर्यायवाची जो हो जाएगा यहाँ पर पयोद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पयोद। और जलधि मतलब क्या होता है बताइए? जलधि मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है। जलधि मतलब क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पयोद। क्या हो जाएगा? पयोद। पयोद। ध नहीं, देखिए यहाँ पर ध है, यहाँ पर द है, तो आप लोग क्या मारिएगा? प यो और द मारिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो समुद्र देखिए, जलधर मतलब बादल, जलद बादल का। ठीक है, इसका इंद्र सुरेश का पर्यायवाची हो गया। और रत्नाकर जो है वो आपको समुद्र का है, जो कि हम पीछे क्लास में बताए थे कि रत्न सब जो निकलता है, हीरा मोती सब, वो कहाँ से निकलता है? इसलिए समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए शुक्र है, महेंद्र है, पुरंद्र है और देवराज है। यह किसका पर्यायवाची? याद कर लीजिए आप लोग कि इंद्र का पर्यायवाची क्या सब है? शुक्र। ये आपके लिए एक नया है, इसलिए आप लोग फटाफट से इसको रट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। शुक्र है, बोलिए शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज। बताइए क्या सब है? देखिए सुनिए, पहले आप लोग इंद्र है, तो इंद्र से दो को मिल जाता है। जैसे एक महेंद्र, जरा ध्यान दीजिए, इंद्र से दो मिलता है कि नहीं मिलता है? दौरा आ रहा है, न दौरा, तो इसलिए महेंद्र और पुरंदर दो को मिल रहा है। तो पहले इस दोनों को याद कर लीजिए। तो बताइए इंद्र का क्या सब होगा? महेंद्र और पुरंदर। पुरेंद्र नहीं, बोलिए पुरंदर, बोलिए पुरंदर। क्या सब होगा बताइए? महेंद्र और पुरंदर याद हो गया होगा। अब चलिए आगे। इंद्र भगवान जो थे वो देवताओं के राजा थे ना। क्या थे? देवताओं के राजा थे, इसलिए इनको देवराज भी कहा था। क्या कहा था? देवराज कहा था। बताइए तो देवराज कौन सा समास है? देवराज तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, क्योंकि देवराज का मतलब देवों का राज। ठीक है, तो इसलिए तत्पुरुष समास जिसके बीच में का आएगा वो हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देवराज समझ में आ गया। अगला है शुक्र। शुक्र जो है यह भी आपको इंद्र का ही पर्यायवाची है।
ठीक है, किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। इंद्र का ही पर्यायवाची है। तो बताइए इंद्र का पर्यायवाची क्या सब बताए? महेंद्र, पुरंदर, देवराज, शुक्र। फास्टली बोलिए। महेंद्र है, पुरंदर है, देवराज है और शुक्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शुक्र जो है वो भी आपको देवताओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, इंद्र को कहा जाता है शुक्र। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इसमें क्या क्या हुआ? एक हुआ शुक्र और एक हो गया आपको देवराज। तो इसको विशेष रूप से याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे है वारिद लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? बताए तो वारिस का मतलब क्या होता है? वारिस का मतलब क्या बोलते हैं? औलाद। औलाद औलाद मतलब उसका ठीक है, तो वारिस का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है वारिद। वारिद है इसका क्या है? जलद है। आपको जलद बोलने से कुछ याद आ गया होगा। जल किसके पास रहेगा? इसका चलिए पयोद है। ये किसके पर्यायवाची है? ठीक है, तो बताइए वारिद, जलद और पयोद किसके पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है। चलिए तो बताइए वारिद, जलद और पयोद ये किसके पर्यायवाची है? बादल का। ट्रिक क्या क्या है इसका? देखिए बादल जो आएगा ना तो हम लोग बारी में चले जाएंगे। नहीं उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। बादल बारिश लाता है, सही बात है, बादल बारिश लाता है तो इसलिए बादल का मतलब बारी हो जाएगा। दूसरा बात हम बताए थे आप लोगों को कि वारी का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। वारी मतलब होता है जल। हम आप लोग ट्रिक बताए थे। क्या बताए थे? कि अपने ट्यूबवेल का यानी कि कॉल का नाली बना करके कहाँ पर रखेंगे? बारी में। इसलिए बारिश का पर्यायवाची क्या हुआ? जल हुआ। क्या हुआ? जल। अब आगे चलिए जलद, तो जल किसके पास है? बादल के पास। फिर है पयोद। क्या है? पयोद। तो पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का। ये भी आपको बादल का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो बताइए कि वारिद का पर्यायवाची क्या होगा? बादल। ठीक क्या बताया है? बारिश बादल से ही होगा ना। चलिए जलद का? जलद का बादल। अब बताइए कि पयोद का? बादल। ठीक है, तो इसमें पयोद आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है भव। क्या लिखा हुआ है? भव और लोक और जगत। देख लीजिए तीन चीज है। आपको एक चीज भव कल पढ़ाए थे, ये बताए थे कि हे भगवान भव से पार करूं। नहीं हम लोग बोलते हैं कि भव सागर पार करो। तो भव मतलब संसार, समुद्र। बोलते हैं हम लोग लोक, त्रिलोक। लोक मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। और जगत का मतलब आपको तो पहले से पता ही है। ठीक है, तो ये संसार का पर्यायवाची है। अगला चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपको वो हो जाएगा निशाकर। निशाकर। अगर निशाचर की बात हो तो ये हो जाएगा आपको राक्षस का। दिवाकर की बात हो तो वही का होगा। दिनकर का। भास्कर का बात हो तब सूरज का। सूरज का। ठीक है, तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? निशाकर। निशाकर। यानी कि देखिए चंद्रमा जो है, चंद्रमा कब आता है? निशा मतलब रात में, तो इसलिए याद कर लीजिए निशाकर। निशाकर किनका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। चलिए आगे है कि बिजली का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए, आप लोगों को कल बताए थे ट्रिक। क्या बताए थे ट्रिक? चपला, चंचला। चप्पल पहन के जाएंगे। बिजली वाला काम करेंगे तो चप्पल पहन के जाएंगे, इसलिए चपला। ठीक है, अब आगे चलिए वसुधा का मतलब क्या होता है? बताइए आप लोग। धरती होता है। क्या होता है? धरती। देखिए पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आप लोग। चलिए तो बताइए आप लोग कि पर्वत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भूधर। इसका आंसर होगा भूधर। हालांकि इसका आंसर गलत दे दिया है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कि पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? भूधर होगा। ठीक है, जबकि यह दिया है आंसर गिरधर। गिरधर मतलब ये थोड़ी ना होता है, कृष्णा होता है। गिरधर मतलब क्या होता है? कृष्णा होता है। और जलधर मतलब बादल होता है। और बताइए ये कंदरा मतलब क्या होता है? गुफा होता है। चाहे मांद होता है, चाहे बिल होता है। बिल जानते हैं ना, चूहा सब जो रहता है, ठीक, उसी को मान भी बोला जाता है। पता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अली। बताइए आप। सही बात, अली जो है किसका था? भौरा का था। मधुप ये तो पता ही था। मधुकर भौरा का ही होगा। ठीक है, और भौरा मतलब तितली होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न है किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? ये जो ऑप्शन दिया है इसमें कहा कि ऐसा कौन सा ग्रुप है इस 4 ग्रुप में कि जिसमें केवल जंगल का पर्यायवाची है? बताइए। अनल। अनल मतलब अनल मतलब आग होता है।
ठीक है। पावक मतलब आग, कृषाणु मतलब कृषाणु मतलब आग ही होता है, कृषाणु मतलब आग, चलिए। परिजात मतलब परिजात छोड़ दीजिए। आराम, उद्यान, वाटिका सब अलग है, देख रहे हैं ना। वाटिका मतलब बगीचा होता है। यहाँ पर देखिए वन, उपवन, अरण्य, कानन सब कुछ है कि नहीं है। वन, उपवन, अरण्य, कानन ये किसका पर्यायवाची है? जंगल का है। अब आगे चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है? सहकार। क्या लिखा हुआ है? सहकार मतलब होता है, चलिए, शाहकार का पर्यायवाची जो हो जाएगा आपको वो क्या होगा? साथी हो जाएगा। शाहकार का पर्यायवाची क्या होगा? साथी होगा। अब देखिए ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। कैसे पता है? देखिए सह मतलब क्या होता है? सहपाठी मतलब क्या होता है? साथ साथ पढ़ने वाला। तो सह मतलब होता है साथ साथ। क्या होता है? तो देखिए सहकार है ना, तो इसलिए सहकार है मतलब कि साथ साथ पढ़ने वाला मतलब साथी। ठीक है ना। चलिए अब बताइए कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें कि असली फल और दिखावटी फल दोनों रहता है? केला। क्या है? केला। अब है राकापति। बताइए, कल पढ़ाए थे आप लोगों को। राकापति जो है वो किसका पर्यायवाची है? राकापति जो है वह आपको चंद्र का पर्यायवाची। राकापति किसका पर्यायवाची है? चंद्र का पर्यायवाची है। बात समझ गए? एक बार फिर से बताइए, राकापति किसका पर्यायवाची है? चंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर नहीं आता तो ऐसे समझिए, राका मतलब याद कर लीजिए राता, और रात का पति कौन कहलाएगा? चंद्र ही कहला जाएगा ना। ठीक है ना। अगर रतिपति रहेगा तब रतिपति इसका होगा, बताइए, कामदेव का होगा। रतिपति किसका होगा? कामदेव का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है राकापति, तो इसलिए आपको इसको मोस्ट रिवाइज करके चलिए। क्यों चलिएगा? क्योंकि रतिपति पर और राकापति पर क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन होगा। इसलिए राकापति का अर्थ क्या होगा? चंद्र, यानी कि चंद्रमा होगा। तो बताइए आप लोग कि राकापति का अर्थ क्या होता है? चंद्र होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, VBI है इसका। चलिए, एक अर्थ के अंगूठी का पर्यायवाची कौन है? बताइए। मुद्रिका। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें आता होगा, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? जलधि गए अचरज नाही, जलधि लांघ गई अचरज नाही। मतलब कि जलधि मतलब जलधि मतलब समुद्र, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मतलब हनुमान जी जलधि को लांघ के गए। कहाँ गए थे? श्रीलंका। नहीं समझ में आया? हनुमान चालीसा में यह है ना, जलधि लांघ गए अचरज नाही, है कि नहीं। और उससे पहले है प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही। मतलब प्रभु जी का, मतलब राम भगवान के द्वारा जो दिया गया अंगूठी था, वो अंगूठी अशोक वाटिका में अशोक पेड़ पर से हनुमान जी सीता जी के पास गिराती है। ऐसा दृश्य आप लोग देखें कि नहीं देखे हैं? तो उसी में रहता है प्रभु मुद्रिका। मुद्रिका मतलब क्या होता है? अंगूठी। याद रखिएगा आप लोग, समझे? हनुमान चालीसा से कुछ सीखे। चलिए, जलधि को लांघ के गए तो अचरज नहीं। अचरज मतलब आश्चर्य। ठीक है, तो अंगूठी का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? मुद्रिका हो गया। क्या हो गया? मुद्रिका हो गया। चलिए, अमिया जरा ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, इस पर ध्यान दीजिए, इसलिए आप लोग को याद नहीं होता है और थोड़ा दूरी हो जाएगी आप लोग कि दिखाइयो नहीं पड़े। अरे भाई और इधर आइए ना। अमीय का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? अमृत होगा। अमीय का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत होगा। अमीय का पर्यायवाची अमृत। चलिए, तो बताइए कि अमीय का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। अमीय अमृत मिलता जुलता है कि नहीं? इसलिए अमीय किसका पर्यायवाची है? तो अमृत का है। अब आगे चलिए, मूढ़ जो है, मूढ़ क्या लिखा हुआ है? मूढ़ है ना। मूढ़ का पर्यायवाची क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख क्या होता है? मूर्ख। आप साइकोलॉजी में पढ़े होंगे कि मूर्ख मतलब मूढ़ता के लिए कितना से कितना बुद्धि लब्धि माना गया है, 80 से 89। सही बात है, यह मूढ़ता को बताता है। तो मूढ़ मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो मूढ़ मतलब और अमीय मतलब अमृत। ठीक है, चलिए आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आप। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा आपको व्योम। क्या हो जाएगा? व्योम। आकाश का पर्यायवाची। तो बताइए, नभोचर मतलब क्या होता है? चिड़िया होता है। ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है। अब चलिए बताइए कि राजीव का पर्यायवाची क्या होगा? कमल। राजीव जो है वो कमल का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? कमल का होगा। ठीक है, राजीव का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का होगा। ठीक है, अब आगे चलिए, नीर का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आप लोग। पानी यानी कि जल। सही है। चलिए, घी का एक पर्यायवाची बताइए आप। घृत। क्या होगा? घृत। चलिए, पुष्कर। पुष्कर मतलब हम बताए थे कि पुष्प सब कहाँ पर खिलेगा? तालाब में खिलेगा, इसलिए पुष्कर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। चलिए, तो पुष्कर का पर्यायवाची जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। पवन का पर्यायवाची क्या होगा? बताइए आप लोग। समीर होता है।
तरु मतलब बताइए फटाफट से। वृक्ष। है मतलब इसका घोड़ा। घोड़ा होगा। है का क्या होगा? घोड़ा। तरंग मतलब घोड़ा। तरंग मतलब बिजली। तुरंग रहता तब घोड़ा। घोड़ा है सर। तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब बिजली या तड़ित। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो बताइए कहाँ पर थे हम लोग? पुष्कर पर। तो पुष्कर किसका पर्यायवाची है? तालाब का है। चलिए पवन किसका पर्यायवाची है? समीर का। है मतलब घोड़ा भी होता है और तरंग मतलब भी घोड़ा होता है और तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। चलिए आगे है कि नदी का पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, नदी का पर्यायवाची कह रहा है कौन नहीं है। तो देखिए तरंगिनी तो है, अपगा भी है, पढ़े थे। अपगा मतलब क्या होता है? नदी होता है। तटनी, हम बोले थे नदी में तट होता है ना, इसलिए तटनी भी होगा, लेकिन भागीरथी नहीं होगा। ठीक है, तो नदी भागीरथी किसका है? ये गंगा का। भागीरथी जो है वो गंगा का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, तो बताइए पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? फूल। कहना फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो बताइए फूल तो होगा ही, सुमन तो होगा ही, कुसुम भी होगा, लेकिन मधुप नहीं होगा। तो बताइए कि मधुप किसका पर्यायवाची होता है? भौरा का, यानी कि भवड़ा का पर्यायवाची, यानी कि तितली का, यानी कि पतंग का। ये सब उसी का नाम है। ठीक है, चलिए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? वसुधा होगा। क्या होगा? तनया मतलब क्या होगा? तनया मतलब बेटा। बेटी। तनया मतलब बेटी। ठीक है, ग्रीवा मतलब? ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। क्या होता है? गर्दन। ठीक है, तो बताइए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द वसुधा क्लियर हो गया। तनया मतलब बेटी होता है। नंदिनी मतलब छोड़ दीजिए, जो भी हो कमेंट्स करके बताइएगा। ग्रीवा मतलब गर्दन होता है। ग्रीवा मतलब गर्दन। चलिए किस समूह में सभी कमल के पर्यायवाची हैं? तो बताइए कमल का पर्यायवाची कौन है? वारिज है। देखिए वारिज इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वारी मतलब पानी, अब पानी ही में रहेगा। और वैसे भी ट्रिक पता है कमल का, जिसके अंत में जौ लगा हो वो सब कमल का होता है। देखिए वारिज में जौ लगा, पंकज में नीरज में जलज में सब हो जाएगा आपको कमल का पर्यायवाची। ठीक है ना। फिर सरोज रहता उसे भी जौ हो जाता। ठीक है, और इसके साथ साथ में एक और याद रखिए, अगर राजीव रहता, क्या रहता? राजीव, फिर भी उसका कमल ही होता। राजीव भी होता अगर तो उसका क्या होता? कमल ही होता। इसमें तो सारा में जौ आ रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? जौ से मतलब नहीं है। आप ये तो है कि देखिए कहने का मतलब आप नहीं समझे। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें जौ आएगा आपको, कुछ इसका पर्यायवाची और ऐसा भी होगा जिसमें जौ नहीं आएगा। वो तो आपको हम ट्रिक बताए ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी था इसका, तो ट्रिक था। तो बताइए कि कमल का पर्यायवाची क्या सब होगा? वारिज होगा, पंकज होगा, नीरज होगा और जलज होगा। अच्छा अब एक बात बताइए, अगर कहीं पर वारिद लिखा होगा, क्या लिखा होगा? वारिद। दो क्या बोल रहे हैं? तब उसका पर्यायवाची क्या होगा? बादल। सही बात है। वारिद तो बादल, ये बोल दीजिए, ऐसे करके बोलिए वारिद दो बादल। तो बताएंगे आप लोग। प्रश्न है आपका कि किस समूह में सभी सूर्य का पर्यायवाची है? तो बताइए सूर्य का क्या क्या पर्यायवाची है? दिनकर होता है, ट्रिक बताए थे कल कि सूरज निकलेगा तभी तो दिन होगा। रवि होगा, भानु होगा और आदित्य होगा। क्या सब होगा? दिनकर, रवि, भानु, आदित्य। ठीक है, अब बताइए किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो बताइए पर्वत का, देखिए पर्वत जो है धरती पर न है, धरती पर किसी ने उसको धर दिया है, इसलिए धराधर। धराधर बात समझ में आ गया? धराधर। ठीक है, अद्री क्या लिखा हुआ है? अद्री। अचल बताइए आगे ना, अचल का अचल मतलब पर्वत। थीन मतलब भी आपको पर्वत होता है। थीन मतलब क्या होता है? तो आपके लिए दो नया आया है ना, एक आद्री और एक थीन। ठीक है, तो बोलिए आद्री किसका होगा? पर्वत का। और थीन किसका होगा? पर्वत का ही होगा। ठीक है, तो प्रश्न था कि इनमें से सभी शब्द कौन पर्वत के पर्यायवाची हैं? तो पर्वत के पर्यायवाची समझ में आ गया होगा। क्या होगा पर्वत के पर्यायवाची बताइए इसे? धराधर होगा, अद्री होगा, अचल होगा और थीन होगा। चलिए एक बिना देखे हुए बताइए आप लोग। पहले क्या बोलिएगा? धराधर। ठीक है, इसके बाद इसके बाद हो जाएगा आपको जैसे कि अचल याद होगा, क्योंकि अचल का ठीक बताए थे। तो अचल और धराधर ये हो गया। इसके बाद अद्री और थीन। बात समझ गए? अगला है मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए? मित्र का जो होगा वो कौन होगा? शाखा होगा। देखिए सहपाठी यदि आप बोलते हैं तो सहपाठी मतलब होता है साथ साथ पढ़ने वाला, लेकिन मित्र नहीं हो सकता है। अब मान के चलिए कोई ऐसा भी मित्र होगा आपका जो पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, तो आप क्या उसको सहपाठी बोलेंगे? इसलिए याद रखिए कि सहपाठी मतलब दोस्त नहीं हो सकता है, लेकिन साथ साथ पढ़ने वाला हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बताइए तो मित्र का पर्यायवाची जो है यहाँ पर
क्वेश्चन का तो नहीं। अब जरा इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। यहाँ मित्र का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पर्यायवाची यहाँ पर सहचर जो है ये भी आपको मित्र का पर्यायवाची होता है, साथ में सखा जो है यह भी आपको मित्र का पर्यायवाची होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। सहपाठी मतलब होता है साथ साथ पढ़ने वाला, ठीक है ना। और सहोदर का मतलब होता है जो मतलब कि एक ही माँ बाप के पुत्र या पुत्रियां हो तो उसको सहोदर बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? सहोदर। एक ही माँ बाप की पुत्री और पुत्री हो तो उसको क्या बुलाता है? सहोदर। ठीक है। अब है भौरा। भौरा का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? मधुप होगा। रसाल मतलब क्या होता है? आम होता है। स्वरा मतलब क्या होता है? सुगंध होता है। बात समझ में कुछ आ रहा है? चलिए ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पसंद आपकी इच्छा।